हाय एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेशन पर। दोस्तों, जो हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रखी है, आज उसी में अपना अगला टॉपिक रहेगा नागरिकता अधिनियम 1955। इससे पहले हमने नागरिकता पर एक और वीडियो जिसमें भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 5 से 11 को रीड किया था। और अब इससे आगे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे, कि एक दो भाई है वो कह रहे हैं कि अपना जो बीइंग एजुकेशन जो चैनल है उसको भैया बंद करवा देंगे, रिपोर्ट करा देंगे इसकी। तो अपने को उस पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। तो ठीक है, वो उस भाई की मानसिकता है, जो करना चाहे कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी को स्वतंत्रता है, वो कुछ भी करे। किंतु हम तो एक ही बात कहेंगे भाई, लागे रहो भाई, तारा तक कुछ हो तो हम कर लो, अरे हम तो हमारा काम करने लग रहे हैं। और एक और बात, आज तक हमने जमा रेगुलर मिलेगी भाई दब के, तो इस वीडियो ने दब के शेयर करियो और आज की अपनी क्लास अपन शुरू करा। तो दोस्तों, हम नागरिकता अधिनियम 1955 में सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि यहाँ पे अजन आएगा। अजन एवं समाप्ति के बारे में, यानी भारतीय नागरिकता किस तरह से हम अर्जित कर सकते हैं और किस तरह इसकी समाप्ति हो सकती है। जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम भारतीय नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। जिसमें सर्वप्रथम पहला पॉइंट रहेगा अपना जन्म से। इसमें है, यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ यानी पैदा हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं, या माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी हो। यानी इसका कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 से भारत में जन्म हुआ हो और उसके माता पिता या उनमें से एक यदि भारतीय है और एक अवैध प्रवासी है, तब भी उसको भारत का ही नागरिक माना जाएगा और उसे ये जन्म से ही नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि इसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। तो हमने पढ़ा जन्म के आधार पर, अब वंश के आधार पर, जिसमें यदि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता, यदि उसके जन्म के वर्ष के अंदर भारतीय यहाँ कॉन्सुलेट में पंजीकरण न कर दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से पंजीकरण में हुआ हो। यदि 3 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्मा है तो उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। और यदि कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 से पूर्व यानी पहले यदि किसी अन्य देश में जन्मा हो तो उसे भारत की नागरिकता वंश के आधार पर दी जा सकती है, परंतु इसमें बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। यदि उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, और यदि उसके पास किसी भी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जा सकती है वंश के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे पंजीकरण द्वारा। रजिस्ट्रेशन से 7 साल पहले से ही रहता हो, यानी इसका अर्थ है कि ये आवेदन देने से पहले 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो। यानी कोई व्यक्ति जन्म से या वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं हासिल कर सकता, तो उसका एक और रास्ता है पंजीकरण द्वारा। यानी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के भारत की नागरिकता ले सकता है, किंतु इसके लिए वह रजिस्ट्रेशन या आवेदन से पूर्व 7 साल पहले भारत में रहता हो। इसके आगे और भी इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम पढ़ेंगे, वह अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश
में अयंत्र में रह रहा हो, जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और आवेदन से 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, या भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। इससे अगला, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। यदि कोई व्यक्ति पूरी आयु व क्षमता का हो तथा वह या उसके पिता या माता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या पंजीकरण आवेदन से पहले 12 महीने से साधारणतः निवासी रहा हो। यानी इसमें जो तीसरा टाइप है, पंजीकरण द्वारा जो भारतीय नागरिकता हासिल कैसे कर सकता है कोई भी बाहरी नागरिक या अन्य देश का नागरिक, उसके बारे में बताया गया, जिसमें सर्वप्रथम है कि से पूर्व 7 वर्ष पूर्व वो भारत में रहता हो, या उसने किसी भारतीय नागरिक या लेडी या जेंट्स किसी के साथ भी शादी की हुई हो, या ने पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता हासिल की हो, वह पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है। वह क्षमता का वह इसी देश के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 माह से साधारण नागरिक या निवास कर रहा हो। अब आगे प्राकृतिक रूप से, जिसमें ऐसे देश से संबंध न हो जहां पर भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यानी इसका कहने का या एक तो वो अवैध प्रवासी हो, दूसरा उसी व्यक्ति को केवल भारतीय नागरिकता प्राकृतिक रूप से दी जाएगी जिस देश का वो है, और उसमें यदि भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा सकती है तो भारत भी केवल उन्हीं देशों को ही भारतीय नागरिकता प्राकृतिक रूप से देगा, और इसके लिए उसे अपने देश की नागरिकता का त्याग करना होगा। अब भारत सरकार की सेवा में हो, आवेदन से पहले कम से कम 12 माह पूर्व भारत में रह रहा हो। यानी यदि कोई भारतीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहा हो और यदि वह प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता अर्जित करने के लिए आवेदन दे तो उसे 12 माह पूर्व भारत में रहना हो। यानी आवेदन से प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता लेने के लिए आवेदन करेगा उसे इस आवेदन से 12 महीने पूर्व भारत में रहना होगा। यानी 12 महीने से वह भारत में रहता होना चाहिए। यदि 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो इसकी अवधि 11 वर्ष से कम नहीं हो। 8वीं अनुसूची में लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता, यही जो हमारी अनुसूचियां हैं 12, उनमें जो 8वीं अनुसूची में जो मानक भाषाएं आती है जो अब 14 है, ये मूल संविधान में भाषाएं 14 थी और जो अब 22 है, तो उनको 22 की 22 भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, तभी उसको प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। भारतीय सरकार इससे अपना दावा हटा भी सकती है। यानी यदि किसी को प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता दे दी जाती है तो ये नहीं कि वो उसकी रहेगी, ऐसा लगे भारतीय सरकार को कि ये कुछ फॉल्ट या देश हित के लिए नहीं है, तो वो उसकी नागरिकता को रद्द भी कर सकता है। यानी वो अपना जो जिस दावे के अनुसार उसे नागरिकता दी गई है उसे हटा भी सकता है। अगला है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। इसमें है यदि कोई विदेशी हिस्सा जो भारत का हिस्सा बन जाए, यानी जो विदेशी क्षेत्र भारतीय सरकार के अधीन हो जाए, तो उस क्षेत्र का नागरिक स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार अर्जित कर सकता है, जिसमें हमने मेजर 5 पॉइंट्स पढ़े जो थे। पहला था
जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा प्राकृतिक रूप से और इसके बाद क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। और अब आगे पढ़ेंगे कि किस तरह भारतीय नागरिकता खत्म या नष्ट हो सकती है, नागरिकता की समाप्ति। देखेंगे जिसमें स्वेच्छा त्याग, वह नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, अगर वह चाहे तो देश की नागरिकता त्याग सकता है। कोई व्यक्ति किसी बाहर देश या अन्य देश में जाकर रहता है और वो उस देश की नागरिकता लेने की इच्छुक है, तो वह स्वेच्छा अपनी इच्छा अनुसार अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है और वो किसी अन्य देश की नागरिकता है। और यदि उस समय युद्ध चल रहा हो तो सरकार पंजीकरण एक तरफ रख सकता है, यानी वो एक समय के लिए इसे टाल भी सकती है। और आगे यदि जो नागरिकता त्यागता है और यदि उसका बच्चा नाबालिग है तो वह भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा, यानी उसकी भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और यदि वह बच्चा यानी जो नागरिकता स्वेच्छा से अपनी त्यागता है और यदि उसका बच्चा 18 वर्ष से कम है तो उसकी भी साथ में नागरिकता नष्ट हो जाएगी। और यदि उसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो वह भारत का नागरिक बन सकते हैं, यानी वो बना रहेगा बर्खास्त के द्वारा। यानी अगर कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले और उसकी बातें नागरिकता, तो उसकी नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, सिटीजनशिप ले ले, परंतु यदि भारत में वो अपने आप से इन्फॉर्म नहीं करता, यदि वो इन्फॉर्म करता तो वो तो हो जाएगा स्वेच्छा से, और यदि वो नहीं करता तो उसे बर्खास्त की, यानी हमें पता नहीं। और यदि वो अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय सरकार उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त कर सकती है। लेकिन यदि किसी अन्य देश से युद्ध चल रहा हो तो इस स्थिति में भारतीय सरकार उसकी नागरिकता बर्खास्त नहीं कर सकती। अगला रहेगा वंचित करने द्वारा। इसमें रहेगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई, यानी कोई बाहर का बंदा आके और भारत की नागरिकता किसी अनलीगल तरीके से वो हासिल करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा, यदि वह भारतीय संविधान का अनादर करे, समाप्त कर दी जाएगी। और यदि युद्ध के दौरान छात्रों के साथ और कानूनी संबंध, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ मिल जाए या फिर वो कोई कानूनी संबंध बना ले किसी शत्रु से या अन्य देश से, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके आगे यदि नागरिक भारत से बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो और यदि वो भारत में इन्फॉर्म नहीं करता तब भी उसकी नागरिकता। इसके आगे पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष कैद हो तो, यानी जो भी नागरिक अन्य देश का हो और वो पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है और आगे आने वाले 5 वर्षों में यदि वो किसी देश में कोई उसकी सजा हो या सजा का प्रावधान है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इन सभी कारणों से नागरिक को वंचित किया जा सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे असम समझौता नागरिकता प्रावधान, जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आसाम आए और अपने प्रदेश के बाद से ही साधारण असम के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी है को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी जो या लोग 1 जनवरी 1966 से पहले जो भारत के आसाम क्षेत्र में आए थे वो साधारणतः असम के ही निवासी बन गए, तो उन्हें
1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इससे आगे रहेगा कि जो व्यक्ति या नागरिक 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है, और यदि उसके विदेशी रूप से पहचाना गया तो संविदा को निलंबित करना होगा। यानी जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेशी निवासी कोई असम में आकर रहने लगा, साधारणतः निवासी बनकर रहने लगा, और यदि उसकी विदेशी नागरिक के रूप में पहचान कर ली जाती है तो उसको संविलित करना होगा। और आगे यदि विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद 10 वर्ष की अवधि के बीच उसे भारत का नागरिक के समान अधिकार तो होंगे, यानी उसे फिर अपनी वो विदेशी जो पहचान है उसे समय ही निलंबित यानी नष्ट करना होगा, ख़त्म करना होगा। और उसके बाद यदि वो 10 वर्ष तक यानी 10 वर्ष की अवधि तक वो भारत में रहेगा और उसे भारतीय नागरिक के समान सभी अधिकार भी दिए जाएंगे, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। असम समझौते के बाद अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एनआरआई। एनआरआई से हम समझते हैं कि जो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन, नॉन रेजिडेंशन इंडियन, जिसमें वह नागरिक तो भारत का ही रहेगा परंतु वो निवास यानी निवास स्थान उसे विदेश जो यानी जो फोन में रह रहा है किंतु नागरिक भारत का, उसे हम एनआरआई कह सकते हैं। और इनको भारतीय नागरिक को जो भी सुविधाएं मिलती है और जो अधिकार प्राप्त है वो सभी एनआरआई को दिए जाएंगे, जिसमें कोई संवैधानिक पद प्राप्त करना हो या जो मतदान करने का जो अधिकार एनआरआई को भी होगा। अब आगे PIO जो है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है, ये पहले था, ये 2015 में संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसे OCI में शामिल कर दिया गया, जो है OCI मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनकी नागरिकता भी विदेश की होती है और ये निवास भी विदेश में करते हैं। जो POI जो अब नहीं है, इसके इन्हें अब OCI में ऐड कर दिया गया है, और जो ये OCI है इन्हें इनकी नागरिकता और निवास दोनों ही अन्य देश के, यानी ये विदेश के नागरिक है किंतु इसे OCI के तक रहेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मच सब्सक्राइब। थैंक यू।